वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी यूट्यूब चैनल। ये है टेस्ट नंबर 162 यूपी पीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 162 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शेविंग करने के लिए कौन सा दर्पण काम में आता है? दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए वही दर्पण काम में आता है जो काम में आता है डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट के पास होता है। मतलब कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब कॉनकेव, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की होती है तथा अंदर का तल जो है परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है। इसलिए इस दर्पण का प्रयोग दाढ़ी तथा बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है और डेंटिस्ट जो है उसके द्वारा भी इसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कार के पीछे जो यातायात है, मतलब उसके पीछे वाले दृश्य को देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल दर्पण? बताइए। कार के पीछे यातायात के दृश्य को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो दाढ़ी बनाने वाले दर्पण का उल्टा है, मतलब उत्तल दर्पण है वो। तो देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो है आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है और इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। इस प्रकार उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसलिए मोटर वाहनों तथा बसों में चालक के बगल के पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए जो है इस मिरर का प्रयोग किया जाता है, इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते भाई? चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देंगे क्या? फालतू सा स्टेटमेंट है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, पढ़ा होगा ना आपने बचपन में। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर जो है एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि माध्यम की आवश्यकता चाहिए ना विचरण करने के लिए। ध्वनि को, साउंड को सबसे अधिक किसमें करती है? ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में और निर्वात में तो करती नहीं है। निर्वात में सबसे तेज कौन चलता है? प्रकाश, लाइट। तो देखिए, ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम का होना आवश्यक है, परंतु चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ माध्यम नहीं है, इसलिए चंद्रमा पर ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं हो पाता। इसलिए चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बातों को नहीं सुन सकते। नहीं सुन पा रहे होंगे वो जो गए थे पहले चंद्रमा पर। कौन कौन? पता होगा आपको नाम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरे कौन थे? एडविन एल्ड्रिन, ऐसे कुछ नाम था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? इस तरह के प्रश्नों को जो है, इस तरह के कुछ ऊट पटांग प्रश्नों को यूपी पीसीएस कर लेती है। कभी पत्तों की सरसराहट में निकालती है वो कितने डीबी आएगी। चलिए, ये तो कुछ सेंस वाला भी है, वो तो बिना सेंस का प्रश्न था जो पूछा था यूपी पीसीएस ने। जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? इनमें से 100 डेसिबल की तो ना होगी, चीखेंगे चिल्लाएंगे तब होगी। 30 डेसिबल सही रहेगा, सी एस का आंसर। तो देखिए, फुसफुसाहट में लगभग 15 से 20 डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। शायद यही पत्तों की सरसराहट वाला यही आंसर था, 15 से 20 डेसिबल। अब देखिए, साधारण बातचीत में कम से कम 30 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। तो कहीं करेक्ट उत्तर यहाँ पर सी ही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुछ लोग तेज बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होगा? क्या होगा? घटेगा। देखिए, अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर कम होता है, घटता है मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि
उसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है, उसका अति उच्च अपवर्तनांक सूचकांक होता है, वह बहुत कठोर होता है, या फिर उसके सुनिश्चित विचलन तल होते हैं। क्या है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। अच्छा, अगर इस तरह से पूछा जाए कि पानी में पड़ी हुई पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, किसके कारण होता है? तो ये अपवर्तनांक के कारण होता है। पानी में पड़ा जो सिक्का है वो कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? अपवर्तनांक के कारण होता है ये भी। और पानी में मछली जो है वो सतह से ऊपर उठी दिखाई देती है, ये किसके कारण होता है? ये भी अपवर्तनांक के कारण ही होता है। अगर रंगों वाला भेद चल रहा है ना, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का काला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, स्विमिंग पूल का नीला दिखाई देना, ये सब होता नहीं है, खाली दिखाई देता है, और ये दृष्टि भ्रम है, मतलब इल्यूजन है। ये सब किसके कारण होता है? ये होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, याद रखिएगा। वो मृगमरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर वो, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखिए हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका, और एक चीज़ दो कारणों की वजह से भी हो सकती है, जैसे कि इंद्रधनुष जो बनता है वो अपवर्तनांक भी है, उसमें परावर्तन भी है, वर्ण विक्षेपण भी है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी है। याद रखना है इस चीज़ को। तो देखिए हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक जो है बहुत अधिक 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण जो है केवल 24 डिग्री होता है। अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम बता दीजिए। क्या है? ऑडियोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी या होलोग्राफी? इसको बोलते हैं होलोग्राफी। क्या है ये? होलोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी, होलोग्राफी। तो देखिए होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेज़र किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है, और होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन, व्यतिकरण, प्रकाशीय प्रकाशीय भ्रम, या फिर उसकी वास्तविक आकृति? क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन। तो देखिए क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बता दीजिए। इंद्रधनुष के रंगों का इनमें से सही क्रम क्या होगा? नीला हरा बैंगनी, बैंगनी हरा नीला, नीला पीला हरा, या फिर नीला हरा पीला? देखिए नीला हरा ठीक है इतना, लेकिन बैंगनी नहीं आता उसके बाद, बैंगनी के बाद हरा, ये गलत हो गया। नीला पीला और हरा, और नीला हरा पीला, इन दोनों में से एक आंसर है। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यह है सही क्रम। इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का जो क्रम है वो इस प्रकार है। बैंगनी, बैंगनी के बाद जामुनी है, ऊपर तो कुछ है नहीं इस तरह का। बैंगनी के बाद उन्हें हरा दे दिया दूसरा, इसलिए गलत हो गया। और क्या था उसमें? उसमें था नीला हरा बैंगनी, नीला नीला हरा बैंगनी, तो नीला हरा के बाद पीला आना चाहिए था, इसलिए गलत था वो। और सी में क्या था? नीला पीला हरा, नीला पीला हरा, तो नीला के बाद हरा पीला नहीं है, गलत है, इसलिए डी ही करेक्ट होगा। तो सबसे पहला आता है बैंगनी, बैंगनी के बाद जामुनी, जामुनी के बाद नीला, नीला हरा पीला नारंगी और लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 है। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा। जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करेगा वह है, क्या है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, या फिर अवतल लेंस? बताइए। देखिए दर्पण तो होगा नहीं, होगा लेंस ही।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल में वायु का बुलबुला जिसकी भांति व्यवहार करता है। देखिए होता तो वो उत्तल लेंस है, लेकिन भांति व्यवहार किसकी करता है? अवतल लेंस की। एयर बबल इन वाटर इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड बिहेव लाइक ए कॉनकेव लेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह जो है वो उत्तल होती है, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति जो है वो बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ये आसान सा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है और पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल करने का प्रयास करता है और अतः वर्षा की बूंदें जो हैं वो गोलाकार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, आधा होगा? इस पर तो चर्चा कर चुके हैं ना हम, अधिक होता है। तो देखिए साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर जो है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके जो हैं वो लकड़ी के गुटकों की तुलना में प्रातःकाल में अगर हम उनको छुएं तो अधिक ठंडे लगते हैं। क्यों लगते हैं भाई? लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके के ताप से कम होता है। लकड़ी के गुटके में लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा चालक है और लकड़ी की तुलना में लोहा जो है ऊष्मा का खराब तो नहीं होगा, अच्छे चालक है। बी है इसका आंसर। तो देखिए लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा है सुचालक, जबकि लकड़ी है ऊष्मा की कुचालक। प्रातःकाल जब मौसम ठंडा रहता है तब ठंड के फलस्वरूप लोहा जो है ऊष्मा का अच्छा सुचालक होने के कारण अधिक ठंडा हो जाता है, परंतु लकड़ी कुचालक होने के कारण कम ठंडी होती है। यही कारण है कि ठंड के दिनों में लोहा छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडा लगता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु उसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो भी बढ़ेगी क्या, घटेगी क्या, अपरिवर्तित रहेगी क्या या अव्यवस्थित होती है? देखिए शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है और साथ साथ बढ़ जाती है उसकी चौड़ाई भी। तो शीशे की छड़ को भाप में रखे जाने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी, घटेगी? पहले घटती है फिर बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए यदि वायु का टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना तो उसकी जल धारण क्षमता, वो आर्द्रता वाद्रता किसी पर निर्भर नहीं करेगी, वो भी बढ़ेगी, वो भी बढ़ती है। तो वायुमंडल की आर्द्रता एवं तापमान जो है इसमें है प्रत्यक्ष संबंध। हवा में किसी निश्चित समय पर जल धारण करने की क्षमता, जल धारण की शक्ति जो है उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी गर्म होगी उसमें नमी धारण करने की क्षमता जो है वो उतनी ही होगी, याद रखना। तो यदि हवा का तापमान बढ़ेगा तो उसकी जल धारण करने की क्षमता जो है वो भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए गर्मी के दिन में जो है आपने कपड़े सुखाए तो गर्म है, हवा में तो कमी है ना, हवा में पानी की तो कमी है। जैसे ही आप कपड़े टी शर्ट डालोगे तुरंत सूख लेगा एकदम पानी, तो ये क्या हुआ? उसकी जल धारण करने की क्षमता बढ़ी है ना, तभी तो सूख गई टी शर्ट 1 घंटे के अंदर ही। और सर्दियों में क्या टंगी रहती है घंटों भर, 20-20 घंटे सूखती नहीं है। मतलब ये रात में भी सूख जाएगी सनलाइट में, बिना सनलाइट के, और सर्दियों में सनलाइट के भी नहीं सूखती। तो 15 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। 25-25 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के PCS परीक्षाओं में, क्योंकि 150 प्रश्न इतने ज़्यादा